beggars can't be choosers। कुल मिला के इस वक्त जो पाकिस्तान है ना वो 126 बिलियन डॉलर्स के कर्जों में मकरूज है। हमारी जो खजाना है ना उसमें से डॉलर्स खत्म। एक जनरेशन गुजर जाएगी और दूसरी जनरेशन आएगी, ये कर्जे नहीं उतरे। वो पैसे जो इमदाद की सूरत में, यूएस एड या ये सुनामियों की सूरत में इस कंट्री को मिले, उसका हिसाब किसी के पास भी नहीं। इतने कर्जे, दिस इज आउट ऑफ माई माइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी आयशा उमर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के थंबनेल से अंदाजा हो गया होगा क्या बात हो रही है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब मैंने इसमें दोबारा से रिसर्च करना शुरू की तो फिर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये बात कही थी मिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन क्यों गई थी, क्या ये हकीकत है? और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी डिसाइड कर सकेंगे कि आप बेगर हैं या एक चूजर हैं। खैर, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हम पाकिस्तान के कर्जे के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हम पाकिस्तान जो है वो 126.6 बिलियन डॉलर्स के कर्जों में मकरूज है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें आपको नजर आएगा कि मैंने IMF के बारे में बात की थी, लेकिन दैट इज जस्ट IMF, जिसको हमने सिर्फ 21 बिलियन डॉलर्स देना है। मतलब हम IMF से तो 21 बिलियन डॉलर्स के कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन ये बाकी के जो 105 बिलियन डॉलर्स हैं ये हमने कहाँ से लिए? तो कुल मिला के इस वक्त जो पाकिस्तान है ना वो 126 बिलियन डॉलर्स के कर्जों में मकरूज है। मतलब हमने 126 बिलियन डॉलर्स दूसरी कंट्रीज को देना है विद आउट इंटरेस्ट रेट। अभी इंटरेस्ट रेट लगता जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इन मजीद पड़ने वाले कर्जों के बारे में, जिसमें आवाम जो है वो इतनी सी बात से खुश हो जाती है, जी बेगर्स कांट बी चूजर्स और एब्सोल्युटली नॉट। और भाईजान, आप 126 बिलियन डॉलर्स के कर्जे में मकरूज हैं, डूबे हुए हैं, और आप किस तरह की लाइनें बोल रहे हैं? मतलब क्या अब आप पागल है पाकिस्तान की? मुझे नहीं समझ आता। अभी मैं पाकिस्तान के वो कर्जे बताने जा रही हूँ जिसमें IMF शामिल नहीं है, जो कि 105 बिलियन डॉलर्स हैं। जो 21 बिलियन डॉलर्स है ना कर्जा, वो आप मेरी पिछली वीडियो में देखना, उसमें मैंने बड़ा अच्छा डिटेल से बताया हुआ है। जो ये 105 बिलियन डॉलर्स है ना, ये 97 बिलियन डॉलर्स जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ने लिए, और जो 7.8 बिलियन डॉलर्स है वो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर्स ने लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑन करती है। आप आ जाते हैं क्रेडिटर्स की तरफ। क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिट वही क्रेडिट कार्ड से निकला है। क्रेडिट आप सबको पता होगा। बेसिकली क्रेडिटर्स कर्जा देने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कर्जे देने वाले को 4 डिफरेंट बॉक्सेस में डिवाइड कर रही हूँ, या 4 डिफरेंट उसकी स्पेसिफिकेशंस है कि कौन कौन से कर्जे अभी तक हम ले चुके हैं, उनका टेन्योर क्या है, उनका ड्यूरेशन क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं मल्टीलैटरल डेट। मल्टीलैटरल डेट क्या होता है? ये डेट होता है कि हम डिफरेंट ग्रुप से कर्जा लेते हैं, डिफरेंट ग्रुप से कर्जा लेते हैं। मतलब इसमें कंट्रीज होती हैं लेकिन वो ग्रुपिंग सिस्टम में होती है। इसमें सबसे बड़ा जो कर्जा हम लोगों ने लिया है वो है वर्ल्ड बैंक। इससे हमने 18 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से 15 बिलियन डॉलर्स कर्जा लिया है, और IMF से 7.6 बिलियन डॉलर्स। ये IMF का पिछली वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, उसका मैंने एक डिफरेंट से वीडियो बनाई है। इसके बाद आते हैं स्मॉलर बैंक्स, जैसे कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया। ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ना, इन्होंने आपके कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए ये पैसे दिए थे। अब इन कर्जों की जो टेन्योर है कि कितने अरसे तक लिए हैं, तो हमने ये 30 साल तक, मतलब एक पूरी जनरेशन आकर चली जाएगी, ये कर्जे नहीं खत्म हो गए। इसके बाद आते हैं सेकंड वाले पे, पेरिस क्लब डेट। पेरिस क्लब डेट क्या है? पेरिस क्लब डेट में 22 कंट्रीज मिलकर इसी तरह IMF की तरह डिसाइड करती है कि किस कंट्री की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वहां पे हम कर्जा देंगे। इसमें जो मेजर कंट्रीज हैं वो है जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड US। अब पाकिस्तान ने इनसे भी कर्जा लिया हुआ है, और पाकिस्तान ने इससे कर्जा लिया है 8.5 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, 8.5 बिलियन डॉलर्स। ये कर्जा जो है वो 40 साल के टर्नओवर पे लिया गया, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 1% से भी कम है। तो मेरा ख्याल है कि बाकियों का इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है, इसका कम है, तो थोड़ा टेक्निकली चलो सारा कर्जा इथों ही ले लो, पेरिस क्लब वालों को, एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट तो नहीं लगेगा ना। उसके बाद आ जाते हैं प्राइवेट डेट एंड कमर्शियल डेट। प्राइवेट डेट वो होता है जो आप प्राइवेटली किसी कंट्री से लेते हैं। इसमें आ जाते हैं यूरो बॉन्ड्स एंड सकत। अब मैं इसकी स्टोरी आपको बता देती हूँ। अभी रिसेंटली कोई 1.5 साल पहले की बात है, जब मिस्टर शहबाज शरीफ किया, उस वक्त ये हुआ था कि हमारे जो, जब कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, तो ये हुआ था कि हमारी जो खजाना है ना उसमें से डॉलर्स खत्म। तो हमने जाके फिर सऊदी अरबिया वालों से बात की, हमने कहा भाईजान एटलीस्ट हमारे खजाने में ये पैसे रख दो, हम खर्च नहीं करेंगे। तो उस बेस पे हमें 7.8
बिलियन डॉलर्स का कर्जा मिला, लेकिन 30 साल के लिए वो आप अपने अकाउंट्स में रखते हैं तो आपको 8.87% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर आप 5 साल के रखते हैं तो आप 6% इंटरेस्ट रेट देंगे। तो फिलहाल के लिए वो 8.87% के इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है, जिससे इस 1 साल में 7.8 बिलियन डॉलर्स हमने उनसे कर्जा लिया था। अब कितना चढ़ गया हमारे ऊपर इंटरेस्ट रेट के साथ? 9 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो वो भी अभी हमने उनको पे करना है। इसके बाद आ जाते हैं कमर्शियल डेट। कमर्शियल डेट असल में वो डेट होते हैं जो आप कमर्शियली किसी जगह को अपने पाकिस्तान में बनाने के लिए लेते हैं। कमर्शियल जो डेट है ना, ये हमने चाइना में शंघाई बैंक है, वहां से 2.2 बिलियन डॉलर्स लिया हुआ है। इतने कर्जे, दिस इज आउट ऑफ माय माइंड। उसके बाद आ जाते हैं सबसे बड़ा कर्जा, चाइनीज बायलैटरल डेट। हमने चाइना से भी कर्जा लिया हुआ है। चाइना भी कहता होगा यार किसकी मदद कर दी। 27 बिलियन डॉलर्स हमने चाइना से कर्जा लिया है, और वो भी 20 साल के टाइम पीरियड में। मतलब अगर मैं इन चारों को देखूं तो एक से हमने 40 साल का टाइम पीरियड, एक से 30 साल का टाइम पीरियड, एक से फिर 20 साल का टाइम पीरियड, एक से फिर 30 साल का टाइम पीरियड। एक जनरेशन गुजर जाएगी और दूसरी जनरेशन आएगी, ये कर्जे नहीं उतरे। अब आ जाते हैं इस पॉइंट की तरफ कि हमने 2024 और 25 में कितने कर्जे देने हैं वापस, और 2025 और 26 में कितनों की डेट्स आ चुकी हैं। 2024 से 25 में हमने 24.6 बिलियन डॉलर्स वापस करना है। ये कर्जे हमारे स्तर पे खड़े हुए हैं 2024 से 25 में। तो आप ये तो दिमाग से निकाल देना कि ये मुल्क के हालात जो हैं वो 1-2 साल में ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा 2025 से 26 की बात करें तो इन सारे कर्जों में से जो डेट्स आ रही हैं वो 23 बिलियन डॉलर्स की आ रही हैं। 23 बिलियन डॉलर्स, मतलब 23 बिलियन डॉलर्स हमने 2025 से 26 में देना है। हाँ जी, एक बार तय एहसास होया होगा, beggars can't be choosers। आपने 126 बिलियन डॉलर्स कर्जा देना है इस पूरी दुनिया के मुल्कों को, तो हम लोग फिर फकीर ही है ना, फिर भीख मांगने वाले हैं ना। ये तो यार कर्जे हैं जो मैं आपको एक्सपोज करके दिखा रही हूँ। इसके अलावा वो इमदाद, वो पैसे जो इमदाद की सूरत में, यूएस एड या ये सुनामियों की सूरत में इस कंट्री को मिले हैं, उसका हिसाब किसी के पास भी नहीं है। ये सिर्फ कर्जे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए हमें पता है बिकॉज ये रिपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के एक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की, ये उन्होंने बता दिया। अभी ये जितने आपको इमदाद मिल रही है उसमें नहीं, एड ऑन नहीं है। सॉल्यूशंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के हुक्मरान या सियासतदान इस वक्त किस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। वो इस वक्त काम कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी पर। मतलब फॉर एग्जांपल मैं 4 डिफरेंट बैंक से क्रेडिट कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने एक क्रेडिट कार्ड से पैसे लिए, जब उसका टेन्योर पूरा होने का टाइम आया तो मैंने दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसे लिए, उसको थोड़े से वापस किए ताकि ये मेरे पर कोई चार्ज शीट ना लगाए या मैं इसकी किताबों में या सफ़ों में बुरा ना हो जाऊं। फिर दूसरे की जब बारी आई तो उन्होंने तीसरे से लिए, और तीसरे से लेने के बाद दूसरे को वापस किया, और तीसरे की बारी आई तो चौथे से लिए, चौथे से थोड़ा सा पैसा उधर दिया, और फिर इस तरह करके एक चारों की लाइन पूरी होगी। तो इसी तरह वो लोग काम करें, कभी चाइना, कभी पेरिस क्लब, कभी मल्टीलेटरल डेट, कभी चाइना बायलैटरल डेट, कभी आईएमएफ। तो ये उसी तरह क्रेडिट कार्ड की तरह काम कर रहे हैं कि भाई एक से ले लो, दूसरे को दे दो, दूसरे से ले लो, तीसरे को दे दो। इसको कहते हैं नौसरबाजी। अब इसके आ जाते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा दें और इंपोर्ट को कम कर दें। लेकिन अगर हम ओवर लास्ट 3 इयर्स देखते हैं, ये भी आईएमएफ का अपना ऑब्जर्वेशन है कि लास्ट 3 इयर्स में पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट गई है वो 164 बिलियन डॉलर्स गई है, लेकिन जो पाकिस्तान में इंपोर्ट आई है, इंपोर्ट मतलब चीज़ों का आना, वो है 170 बिलियन डॉलर्स। मतलब जब किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट कम होती है और इंपोर्ट ज़्यादा होती है, मुल्क से चीज़ें जाने का जो प्रोसीजर है उसमें आपको कम आमदन मिल रही होती है, और मुल्क में जो चीज़ें आने का प्रोसीजर है उसमें आपको ज़्यादा आमदन मिल रही होती है। तो डेफिनेटली वो मुल्क ज़्यादा चीज़ें ले रहा है, तो आपकी इस वक्त इंपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो पहला सोल्यूशन ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट को ज़्यादा करें, अपनी स्पेशलिटी को बढ़ाएं, ताकि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके और इंपोर्ट कम हो सके। इंपोर्ट कम करने का एक और तरीका यह है कि आप अपनी कंट्री में ही अपनी चीज़ों के लिए प्रोडक्शन करें, अपनी फैक्ट्रीज लगाएं,
जब आपकी अपनी प्रोडक्शन होगी तो डेफिनेटली आपको इम्पोर्ट चीज़ें कम करनी पड़ेगी और उसी प्रोडक्शन से आप चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करेंगे, जैसे कि चाइना ने किया। चाइना ने फैक्ट्रीज पे फैक्ट्रीज लगा के अपनी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा दी है कि ऑलमोस्ट 70 to 80% चाइना जो है वो उस एक्सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं जो फैक्ट्रीज से निकलता है। अलीबाबा का तो आपने सुना ही होगा। सोल्यूशन का दूसरा पार्ट है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी कहते हैं खर्चे को कम कर देना, मतलब आप मुकम्मल तौर पे अपने खर्चों को रोक दें, जो IMF भी कहता है। लेकिन खर्चों को रोकने का कतई मकसद ये नहीं है कि आप किसी गरीब को निचोड़े। खर्चों को रोकने का मतलब है आप अपने प्रोटोकॉल्स, पेंशन जो कि 1500 अरब डॉलर की सूरत में पेंशन लोगों को जाती है, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, इनको पेंशन्स भी जाती है, इनको प्लॉट्स भी मिलते हैं। तो उस सूरत में आप वो खर्चा रोक दें, अपने VVIP प्रोटोकॉल्स रोक दें। ये जो बाहर जाना आना, पूरे स्टाफ को बाहर लेकर जाना, पूरे स्टाफ को लेकर आना, इनकी टिक छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं ऑस्टेरिटी। नंबर थर्ड, प्री-एम्प्टिव रिस्ट्रक्चरिंग। प्री-एम्प्टिव रिस्ट्रक्चरिंग ये होता है कि नए सिरे से सोचना शुरू करो, नए एंगल से सोचना शुरू करें कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। और वो एंगल मैंने आपको बता भी दिया है कि आप इंपोर्ट अपनी अंदर ही पैदा करें और एक्सपोर्ट चीजों को ज्यादा करें। उसके बाद यही है जो मिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला, बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप जाए उन मुल्कों की मिन्नतें करें और उनको कहें भाईजान या तो टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दें, या इंटरेस्ट रेट खत्म कर दें, या हमें माफ ही कर दो ताकि हमारा कुछ बन सके। तो ये वो कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसकी बेस पर हम अपनी कंट्री को ठीक कर सकते हैं और इन कर्जों को वापस कर सकते हैं, बजाय आखिरी 2-3 सॉल्यूशंस पर काम करने के कि आप IMF से पैसे लेकर इधर दे दो। मुझे लगता है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट पर काम करना चाहिए, फैक्ट्रीज बनानी चाहिए, IT सिटी पर काम करना चाहिए, लोगों के लिए ऐसे मौके फराहम करने चाहिए जिससे ना सिर्फ वो खुद तरक्की करें बल्कि ये पूरा कंट्री तरक्की करे। प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे पाकिस्तान में, लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा और हमारे एक हुक्मरानों को पैसे से पैसा जनरेट करना नहीं आ रहा। और मुझे लगता है ये 126 बिलियन डॉलर्स की कर्जे की कहानी सुनने के बाद आपको भी बैगर्स वाली फीलिंग्स आ रही होंगी कि मिस्टर शहबाज शरीफ ने अगर ये बोला था तो वो इसलिए बोला था क्योंकि वो अंदर के हालात जानते थे। अभी मैंने आपके सामने अंदर के हालात रखे हैं, तो मुझे लगता है मेरी तरह आपको भी फीलिंग्स आ रही होगी बैगर्स वाली कि हम लोग मकरूज है 126 बिलियन डॉलर्स के विदाउट इंटरेस्ट रेट। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये कर्जों में डूबे रहना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज आयशा उमर। अल्लाह हाफिज।